सो वाटर से कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, वाटर से केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट ही जो है ना वो रिएक्ट करते हैं ना, एस ब्लॉक के एलिमेंट ही रिएक्ट करते हैं वाटर से केवल, बाकी जो है ना वो एस ब्लॉक के एलिमेंट रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। केमिलुमिनेसेंस जो है ना इज अ फिनोमेना इन विच एलिमेंट ग्लोज इन द डार्क व्हेन एक्सपोज्ड टू द मॉइस्चर, विच एलिमेंट ऑफ द 15 ग्रुप शोज दिस में ना, फास्फोरस है ना, फास्फोरस जो है ना वो जो है ना वो इस फिनोमेना को शो करता है, ठीक है। तो फास्फोरस का जो है ये जो रहता है इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट अब आ जाओ बी, डी में आ जाओ, सेक्शन डी में, है ना। सेक्शन डी में आ जाओ, D1 हो गया, D2 हो गया, D2 में डाउट है ना। अमोनियम सॉल्ट जनरली रिसेंबल विद द पोटेशियम एंड रुबिडियम सॉल्ट इन द सॉल्बिलिटी एंड स्ट्रक्चर, साइज सेम होता है, लगभग नियरली सेम साइज, है ना, नियरली सेम साइज का होता है, नियरली सेम साइज का होता है ना। जो अमोनियम आयन का और रुबिडियम आयन का देख लेना आप, उसमें आपके आंसर में भी है, रुबिडियम आयन और इसमें जो है ना इनके जो साइज सिमिलर होते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, सॉल्बिलिटी जो है ना वो कैटायन एनायन वाला जो डिफरेंस है वो सेम आता है ना, ठीक है। सॉल्बिलिटी का एक बेसिक डिफरेंस आता है कि अगर कैटायन एनायन के बीच का डिफरेंस अगर सेम होगा, साइज का डिफरेंस सेम होगा, तो सॉल्बिलिटी भी सेम होगी, है ना, ठीक है। इस तरीके से आगे नेक्स्ट, राइट बैलेंस इक्वेशन व्हेन द NH3 इज डिसॉल्व इन, तो पानी में डिसॉल्व करोगे अमोनिया को तो क्या बनाओगे, है ना, वाटर में, अगर अमोनिया वाटर में डिसॉल्व होगा तो बहुत आसान है, क्या बनाओगे, NH4OH बना देना, है ना। एक्वस सॉल्यूशन पानी में क्या होता है अमोनिया का, वो NH4OH होता है, और अमोनिया का अगर HCl के साथ रिएक्शन है तो क्या बनेंगे, आपको पता है NH4Cl के व्हाइट क्यूब बनते थे, ये बता रखा है। एक्वस CO2 से, एक्वस CO2 से अगर हम बात करें तो अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2 जो होता है ना वो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाता है, NH4SCO3, है ना, अमोनियम बाइकार्बोनेट, सॉल्वे प्रोसेस वगैरह में बताया होगा आपको ये चीज, है ना। नेक्स्ट है D4 नंबर क्वेश्चन हो गया, D5, D6, D7, है ना। हाइड्रोजन का जो प्रिपरेशन जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, आपके आंसर में लिखा हुआ है D5, on being slowly passed through water, PS3 bubbles, PS3 form bubble but next dissolve, तो जो PS3 NH3 की जो सॉल्बिलिटी है वो क्या होगा, अमोनिया की जो सॉल्बिलिटी है वो वाटर में क्या है बोलो, अमोनिया की सॉल्बिलिटी तो पानी में ज्यादा है ना, अमोनिया की जो सॉल्बिलिटी है वो वाटर में क्या होगी, ज्यादा होगी, तो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और अमोनिया क्या करता है, अमोनिया क्यों ज्यादा डिसॉल्व होता है, क्योंकि क्या होता है वो ये करता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है, इसलिए सॉल्वेबल हो जाता है, ठीक है। ओके, सॉल्बिलिटी के लिए रूल क्या है, सॉल्बिलिटी, दो सब्सटेंस सॉल्वेबल कब होंगे, दो सब्सटेंस सॉल्वेबल तब होते हैं जब ए लिक्विड और बी ऐसे करके होता है, इनमें ए टाइप के फोर्सेस, इनके पास बी टाइप के फोर्सेस है, इन दोनों को आपने आपस में मिलाया मिलाया तो अगर ए बी टाइप के फोर्सेस डेवलप हुए तो सॉल्बिलिटी होगी, अदरवाइज सॉल्बिलिटी नहीं होगी। तो अमोनिया को जब पानी में मिलाते हो तो अमोनिया पार्टिकल और वाटर पार्टिकल, अमोनिया हो गया ए पार्टिकल, वाटर हो गया बी पार्टिकल, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक जैसा ही है कुछ इस तरीके से ना। PS3 कौन कह रहा है, PS3 स्ट्रॉन्गर बेस कैसे है, आप कैसे बात कर रहे हो, है ना। D7 में PS3 स्ट्रॉन्गर बेस थोड़ी ना है, PS3 तो वीकर बेस है, नीचे जाने पे बेसिसिटी कम होती है, अभी भी इन्हीं सब चीजों पे अटके हुए हो, अभी भी ये सब चीजें नहीं आती हैं तुम लोगों को, है ना, कितना तो समझाया, डरबोज रूल से समझा दिया, साइज से समझा दिया, ठीक है, हर एक चीज से समझा दिया है, फिर भी अभी अभी आपको लग रहा है कि PS3 ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है अमोनिया से, हाँ, ठीक है। PS3 जो होता है वो क्या होता है, PS3 इज लेस बेसिक देन अमोनिया बिकॉज लोन पेयर बड़े एटम पर है और साथ में परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ज्यादा है ना, डिस्टेंस इज लेस देन, तो क्या होगा, फास्फोरस एटम पर जो साइज है ना, फास्फोरस एटम का जो साइज है वो क्या होगा, वो ज्यादा है, उसके ऊपर जब लोन पेयर आएगा तो क्या होगा, लोन पेयर आएगा तो उसका डोनेशन कम हो पाएगा, है ना, नीचे जाने पे बेसिसिटी कम होती है ना। नेक्स्ट है ये सारे हो गए, कौन सा कोई बच्चा, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन आप लोग देख लीजिएगा,
इस बार पता नहीं सीट नई वाली आपकी सीट में नहीं है, लेकिन जो पुराना सीट मेरे पास है रेजोनेंस का, उसमें हाइड्रोजन का प्रिपरेशन था अमोनिया के साथ, है ना। वो अमोनिया के साथ वो HOCl या NaOCl को लेते हैं, वो कर लेना, ठीक है, तो उससे आ जाएगा, है ना, ठीक है, ओके। अजय, मैं अभी पी ब्लॉक की सीट डिस्कस कर रहा हूँ, ये बेवकूफी मत करो यार। H2SO4 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना, जो पढ़ा रहा हूँ पहले वो देखा करो, है ना। कुछ भी अभी जो है ना, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछना चालू कर दोगे, जो पढ़ा है जो बताया जा रहा है वहां तो रहते नहीं हो, है ना। इवन ऑक्साइड्स का बात करते हैं तो ऑक्साइड में क्या होगा, जो देयर का सेक्शन ई, इन द प्रिपरेशन ऑफ P4O6 अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन। P4O6 जब बनाओगे ना, तो एयर यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होता है ना। P4O6 किस में आता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में आता है। P4O10 जो होगा वो कब बनता है, वो एक्सेस में बनेगा। अगर आप कंट्रोल कंडीशन में नहीं करोगे तो P4O10 बन जाएगा, यही इसका आंसर है और कुछ नहीं है। व्हाइट फास्फोरस में अगर आप क्या करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देते हैं, मतलब लिमिटेड O2 या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर अगर रखते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो P4O6 बनेगा। और अगर आपने एक्सेस रखा, एक्सेस ऑफ O2 रखा, तो क्या बनेगा, P4O10 बनेगा। इसीलिए एयर में कराया तो एयर में केवल 20% ऑक्सीजन होती है, तो पहले P4O6 बनता है, फिर बाद में क्या होगा, P4O10 बनेगा, है ना। नेक्स्ट है okay, so a compound of 15th group element is used as a fast drying agent। कौन सा था, P4O10 था, है ना। E4 में था। राइट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ। Why NO2 डाइमराइजेज, सुन लो, NO2 डाइमर क्यों बनाता है ना। NO2 में जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे NO2 का, NO2 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ये NO2 का स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ये बनेगा। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है ना, वो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट जो है वो d ऑर्बिटल नहीं रखता है, तो वैकेंट p ऑर्बिटल में ये एक ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है। अब जैसे जैसे NO2 गैस को आप क्या करते हो, कंडेंस करते हो, सॉल्ट मतलब आप टेम्परेचर कम करते जाते हो, तो टेम्परेचर जब कम करते जाओगे, तो टेम्परेचर कम करते जाओगे तो पार्टिकल क्लोज आएंगे, पास में आएंगे, है ना। पास में जब आते हैं, ठीक है, पास में जब आते हैं तो फिर ये क्या कर लेता है, ये क्या करता है, ये बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से। ये एक इसका और इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे वाले NO2 का भी क्या होगा, दूसरे वाले NO2 के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा जो नॉन बॉन्डेड है, इस तरीके से ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, और क्या बन जाएगा, और बन जाएगा N2O4 सॉलिड, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, आपको पता होगा, इस तरीके से 2NO2 गैस का N2O4 सॉलिड होता है, जो गैसियस फॉर्म में जब तक ये रहेगा तब तक ये ब्राउन गैस है, और जब ये यहाँ आएगा तो ये कलरलेस सॉलिड हो जाता है ना। जो इसके ब्राउन कलर का आने का, रेड ब्राउन कलर की जो गैस है, ठीक है, रेड ब्राउन कलर आने का जो रीजन है वो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही समझाते हैं, इसी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो है ना वो हम लोग करते हैं, ठीक है। ये रहेगा, ठीक है, समझ आ गई बात है ना। है ना, तो इस तरीके से जो है ना ये आपका जो है ना इस तरीके से रहता है ना। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, और N2O4 इज मोर स्टेबल देन N2O। ऑब्वियस सी बात है, N2O जो है ना O4 कहाँ पे बनेगा, N2O4 जो बनेगा वो सॉलिड स्टेट में बनेगा, तो आप इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मान सकते हो, है ना। लेकिन दोनों के लिए कंडीशंस अलग अलग हैं, है ना, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
द कॉन्टेक्ट विद द सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर। मैंने बताया था ना फ्यूम्स बन जाते हैं, है ना, फोक सा बन जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर का पूरा वो हो जाता है। मैंने आपको बताया था एक क्लास में कि डायरेक्टली नहीं करेंगे, SO3 गैस को H2SO4 में डिसॉल्व करा के ओलियम बनाते हैं, है ना, ओलियम बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। F2 और ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, आप देखिए मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, है ना। F2 मैं क्लास में कराया हूं, है ना। और F3 जो है ना, सल्फर ऑन ऑक्सीडेशन विद हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो सल्फर का जो रिएक्शन है, अगर आप सल्फर का रिएक्शन हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर का रिएक्शन तो SO2 गैस बनेगा, है ना, या ठीक है, SO2 गैस ही बनेगा और कुछ नहीं हो सकता। SO2 गैस बनता है। H2SO4 जो है ना, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 जो है ना, वो कैसे काम करता है, वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ो इसमें। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट आप जाओ उस पे सेक्शन जी में, है ना। तो सेक्शन जी के अंदर क्या है, पेंटाहाइड्राइड्स ऑफ फास्फोरस आर आर नोन बट द पेंटाहाइड्राइड आर नॉट नोन। जस्ट वॉच द, मैं आपको एक लिंक देता हूं। मैंने एक YouTube पे एक लेक्चर है मेरा, और वो है डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन करके, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन, है ना। ये एक लेक्चर आप पढ़ लेना, देख लेना। बाकी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। PCl5 इसलिए बन जाता है कि फास्फोरस एटम को 5-5 Cl एटम क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, है ना। तो ये 5 जो 5 Cl एटम जो है ना, इसको सराउंड कर रहे हैं, उसकी वजह से इसके ऊपर में क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से इसका साइज कम हो जाता है, और साइज कम हो जाने की वजह से क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होगा, वो पास आ जाती है और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम यही H एटम के साथ कराएं तो H एटम ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना, H एटम ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसलिए PH5 नहीं बनता है, PH5 नहीं बनेगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि SF6 तो बनता है लेकिन SH6 नहीं बनता है। इस तरीके से भी जो होगा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं एक बार चेंज करके देख लेता हूँ सेटिंग, आप देख लो, है ना। अभी देखो अभी कैसा आ रहा है वॉल्यूम। हेलो, अभी कैसा आ रहा है वॉल्यूम, मैं चेंज करके देख लेता हूं अभी, है ना। अभी ठीक आ रहा है क्या, पहले से अच्छा है, चलो इसी कर लो, पहले से अच्छा है, ठीक है, चलो इसी पे कर लो, है ना, ठीक है, डन। तो अभी इसमें क्या होगा, इस वाले में जो ये होगा, इस तरीके से इसको कर लो। और मैं इसका, अगर आप चाहो तो मैं अभी ही आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, अगर किसी का नहीं देखा हुआ है तो वो देख लेगा। ये वो वीडियो है, मैंने भेज दिया आप लोगों को, ठीक है, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन वाला, ये वाला वीडियो है, इसको देख लेना, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर G2, है ना। तो ये PCl5 का आइडेंटिफिकेशन है, देख लेना आप इसमें। G3 G4 which hydride of the oxygen family shows the lowest boiling point, H2S होगा, H2S होगा। G4 में ये दोनों मैंने आपको बता रखी हैं। हाँ, हैवी वाटर के साथ वैसा ही रिएक्शन करना, PCl5 का जो हैवी वाटर के साथ रिएक्शन है वो वैसा ही करना जैसा आपने जो है ना वाटर के साथ किया हुआ है, समझे, सेम रिएक्शन है। PCl5 का जो H2O के साथ मैंने पूरा रिएक्शन समझाया हुआ है, ठीक है, वही PCl5 का बिल्कुल सेम रिएक्शन किसके साथ है, D2O के साथ है। तो याद करने में आसानी रहेगी, कर लो आप। वही POCl3 बनता था,
तो जहां पे POCl3 बनेगा, जहां पे D आ रहा था मतलब वहां पे D लगा देना बस, और कुछ नहीं है ना, H की जगह D लगा देना, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, वाई PCl3 फ्यूम्स इन द एयर, HCl बनाता है ना, HCl की वजह से होगा, है ना, एयर के अंदर देख लो। है ना, PCl3 जो है ना वो हाइड्रोलिसिस करके क्या बना रहा है, एयर में HCl बना रहा है, आप देख लो। और वो HCl का जो है ना फ्यूम जो है ना वो होता है ना, इस तरीके से होगा, ठीक है। नहीं, हैवी वाटर और हार्ड वाटर डिफरेंट होता है। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कपड़े साफ नहीं होते हैं, है ना। हैवी वाटर वो होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में यूज होता है, ठीक है। हैवी वाटर वो होता है जिसमें कपड़े साफ नहीं होते हैं, जिसमें, है ना, वो हैवी वाटर होता है, ठीक है। सॉरी, हार्ड वाटर होता है। और हैवी वाटर जो है ना वो D2O होता है, D2O, है ना। ये जो किसमें यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में यूज करते हैं रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ओके। तो इस तरीके से रहेगा, है ना। हेलो, आ रहा है ना, साउंड आ रहा है अभी प्रॉपर, है ना। हैवी वाटर को पढ़ाया ही नहीं जाता, इतना ही काफी है, D2O जानो काफी है, थोड़ा बहुत बीच बीच में आता रहता है, अलग से कोई नहीं पढ़ाता है ना, अलग से कोई नहीं पढ़ा रहा होता है। G6 में G6 का भी रिएक्शन मैंने दिया हुआ है, आप देखो, P4O10 का रिएक्शन PCl5 के साथ जो है ना कराया हुआ है। और सेकेंड वाला जो रिएक्शन है वो ये वो वाला रिएक्शन है, हाइड्राजीन बनता है, आप देख लीजिए सीट से, उसमें कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास, है ना। हाइड्राजीन बनेगा, बस इतना ध्यान रखिए, हाइड्राजीन बनता है, N2H4 बनता है ना। ये N2H4 की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, N2H4 दैट कॉल हाइड्राजीन, है ना। N2H4 का स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, हाइड्राजीन जो है ना वो कंपाउंड बनता है। अभी तक कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अब आ जाए तो बता नहीं सकते हैं, है ना, इस तरीके से रहेगा, ओके। तो नेक्स्ट आप बात, लास्ट में लास्ट अपना सेक्शन है, वो सेक्शन कौन सा है, वो है अपना सेक्शन है H सेक्शन। H1 में क्या है, NaSCO3 प्लस X एक्सेस में H2O मिला है, NaSCO3। अब देखो यहाँ तो आइडेंटिफिकेशन दिखना चाहिए कि जो हमारा ये दिख रहा है ना, HI दिख रहा है प्रोडक्ट में, तो HI जो प्रोडक्ट में दिख रहा है उसमें जो I2 है ना, बेसिकली I2 से ही आया होगा, और तो कुछ तरीका है नहीं, है ना, I2 से ही आया होगा। और जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें, ये तो फेमस रिएक्शन मैंने आपको बताया था, कि ये भी मैंने आपको वीडियोमेट्री में बताया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सोडियम थायोसल्फेट का जो यूज होता है, सोडियम थायोसल्फेट का यूज जो होता है वो आयोडीन के को हटाने में यूज किया जाता है, इसी से रिएक्शन की जाती है। और हम लोग क्या बनाते हैं, NaI बनाते हैं और Na2S4O6 बनाते हैं। ये फेमस रिएक्शन है, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। आप वो करो, साइन आउट करके दोबारा आ जाओ, है ना। ठीक है। और H2, तो यहाँ पे जो ये होगा X जो होगा वो बेसिकली आयोडीन ही है ना, I2 है, क्योंकि पहली रिएक्शन में जो HI बन रहा है, HI में I एटम आ रहा है, वो I एटम ऑब्वियस सी बात है कहां से आएगा, आपके पास एक ही अननोन था, तो वहां से इंट्यूशन क्रिएट हो जाएगा कि I2 होना चाहिए, दूसरा रिएक्शन भी I2 को ही बता रहा है ना। तो ये I2X जो होगा वो आपका I2 हो जाएगा, ओके। और Y जो होगा वो क्या हो जाएगा, Na2S4O6 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है H2 हो गया। H2 के जितने भी रिएक्शंस हैं वो आप देखना कहां पे मिलेंगे, H2 के रिएक्शन जो है ना, ओके, H2 के जो रिएक्शंस हैं वो क्या होंगे, वो जो है ना रिएक्शन कहां मिल जाएंगे, आप सॉल्ट एनालिसिस में ये वाला टॉपिक पढ़ना, थायोसल्फेट आयन का, थायोसल्फेट आयन का पढ़ लेना। AgBr वाले में भी मैंने AgBr प्लस इसका बता रखा है, S2O3 2 नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो जाता है, ये सब पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, क्वालिटेटिव में, है ना।
A and B are the elements with the atomic number 16, 17. Write the different combination of binary. 16 और 17, 16 तो सल्फर का हो गया और 17 किसका हो गया, क्लोरीन का हो गया। तो वो क्लोरीन क्या, इनके साथ कौन से कंपाउंड बनते हैं, ऐसे बनते हैं HCl2, H2Cl2, इस तरीके के कंपाउंड जो है ना वो बनते हैं, ठीक है। ओके, इस तरीके से रहेगा। तो ये सेक्शन H है ना, ऐसे करके। नाउ नेक्स्ट आपका जो पार्ट 2 है वो होमवर्क है आपके लिए, है ना। जिलेटिन वगैरह कुछ होगा, देख लो आप, कैटलिस्ट या एडजॉर्प्शन वगैरह के लिए यूज किया गया होगा ना, देख लेना इसको। जिलेटिन का यूज मेरे ख्याल से कैटलिस्ट वगैरह के लिए यूज किया गया होगा और कुछ नहीं है, ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में मेरे पास। वो कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ होगा, ऊपर लिखा हुआ है ना एरो में, इसलिए कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ होगा, है ना। या फिर उसके ऊपर एडजॉर्प्शन करा, जिलेटिन वगैरह जो है ना उसके ऊपर एडजॉर्प्शन कराते हैं, तो हो सकता है एडजॉर्प्शन कराया गया हो, है ना, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग करोगे आप लोग, है ना। ओजोन का आया था क्या कोई क्वेश्चन, मैं देख नहीं पाया हूं, मैं थोड़ा दूसरे कामों में बिजी था, है ना। लाफिंग गैस का प्रिपरेशन, लाफिंग गैस का प्रिपरेशन N2O बना लेना, NH4NO2 से बना लेना, है ना। लाफिंग गैस का प्रिपरेशन तुम लोगों को कितनी बार लिखा है क्लास में यार, ये वाला रिएक्शन जो है ना, कितनी बार लिखा है, और बोलो कितनी बार लिखा है N2O, है ना। ठीक है, तो ये रहेगा। आज देखूंगा यार, है ना, कल जो था, कल दूसरे कामों में बिजी था, पहुंच ही नहीं पाया। कल रेजोनेंस से फोन तो आया था, मैं गया जा नहीं पाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग, आप आज क्लास में, और वो है, लिखो आप, रिडॉक्स पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। आज इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो करते हैं, है ना। पेपर देखो, आपको पी ब्लॉक के क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो आने चाहिए, आज आने चाहिए। अब एक आध तो कोई एक्सेप्शनल केस आया तो बात अलग है, वरना कोई कंसेप्चुअल पार्ट होगा वो तो आ जाना चाहिए, है ना, वो तो होना चाहिए आपसे। जितना ज्यादा लॉजिकल जाएंगे उतना ज्यादा आप अच्छा कर पाओगे, है ना। पेपर तो ठीक ही था, पेपर थोड़ा मैंने सारा इनॉग्रेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है ना। एनसीईआरटी भी पढ़ा रहे हैं, वो तो प्रिपरेशन तो देखो मैं बताऊं ना, प्रिपरेशन फिर वो उसके लिए 2 साल पूरा पूरा लगता है अच्छे से, है ना। तो लेकिन वो है कितना टाइम बचता नहीं है, और जैसे मतलब मटेरियल साथ नहीं दे रहा है, मतलब जो जैसा पढ़ाया था ना वैसा जो है ना सीट आपका दिखता है मेरे को एकदम इरेगुलर दिखाई देता है, वो थोड़ा इशू दिक्कत आती है। बाकी अगर सीट और वो नोट्स अगर एक जैसे सिंक्रोनाइज हो जाए ना तो आपको और फायदा हो जाएगा। मेरे पास कुछ एक्सरसाइजेस बने हुए हैं, मेरे खुद के बनाए हुए हैं पी ब्लॉक वगैरह के, देखो मैं वो देता हूं आप लोगों को, है ना। तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर लेना, मैंने खुद ही बनाए हैं, मतलब डिफरेंट स्टडी मटेरियल को देखकर मैंने खुद बनाए, वेबसाइट पे पढ़े भी हैं, है ना। तो वैसे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस करना, आप देखना उन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखना, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब आपका थोड़ा सा एक्सरसाइज अच्छा हो जाएगा ना। पहले तो आप इसको अटेम्प्ट कर लो। नेक्स्ट जो है ना आपका पार्ट 2 है, होमवर्क है ना, पार्ट 2 होमवर्क है, ये कर लो आप, है ना। पार्ट 2 अटेम्प्ट करके आएंगे, ऑब्जेक्टिव वाला ये होमवर्क रहेगा। ओके, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, एक मिनट मैं इसे सही कर दूं।
तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग करो और वो लिखो आप इसके लिए। नेक्स्ट आप लोग कर सकते हो और वो है, आज में सभी लोग कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, कम से कम आप चैट पे लिखना, क्योंकि आपका काम नहीं है अभी, मेरा सारा काम है ना, तो उधर मैं देखूंगा नहीं। नेक्स्ट लिखो आप, उसमें है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, इसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो यहीं पे आपको हाईएस्ट लोएस्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो रियलिटी है वो क्या है, वो कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, है ना, ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, है ना, ठीक है। ओके, नाउ ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, ये तो आप सब लोग जानते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी लोग जानते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबको पता है। बस एक नई चीज आई है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग। तो मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं, तो बाकी आप ऑक्सीडेशन नंबर आप अपने आप समझ लोगे। तो इसके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो गाइडलाइन कैसे यूज करोगे आप, मैं आपको बताता हूं। एक बात समझिए, दुनिया में कितने तरीके की बॉन्डिंग होती है, केमिस्ट्री में कितने तरीके का बॉन्डिंग होता है ना, कितने तरीके का बॉन्डिंग होता है, हाँ 2 तरीके का बॉन्डिंग है ना, ठीक है। कौन कौन सा, कोवेलेंट आयनिक, नहीं, 2 तरीके का बॉन्ड बनता है केवल, एक सेम एटम के बीच बॉन्ड बनता है, एक डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड बनता है ना, ओके। और हम लोग यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर सकते। आयनिक बॉन्ड में तो हमें चार्ज पहले से ही क्लियर होता है, आयनिक बॉन्ड में हमें चार्ज पहले से ही क्लियर होता है, क्योंकि कितना पॉजिटिव लगा है कितना लगा है वो तो पहले से ही क्लियर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, 2 तरीके के बॉन्ड क्या सोचते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, सेम एटम के बीच बॉन्ड और डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड, है ना। तो पहला केस डिस्कस करते हैं। पहला केस है कि क्या है कि व्हेन bonds are formed by different atoms, when bonds are formed by different atoms, है ना, different atoms से bond अगर बनेगा, bonds are formed by different atoms से अगर bond बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, डिफरेंट एटम से बॉन्ड बनेगा। तो डिफरेंट एटम से जब बॉन्ड बनेगा तो उस पर हम लोग एक काम कर लेते हैं। तो जैसे कि ऐसे समझ लो, जैसे मान लो अपन ने HCl का एक एग्जांपल लिया, तो HCl से अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा तो मेरे ख्याल से क्लास में सभी लोग इसका -1 बताएंगे, इसका +1 बताएंगे, है ना, सभी लोग बताओगे। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड से देखते हैं, जो मेथड ऊपर लिखा हुआ है उससे क्या निकल के आता है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही आप अपना क्या लगाते हैं, बेसिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में जो ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल बनाए गए थे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ही बनाए गए थे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं ऐसे। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास, H के पास 1 था, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, H के डुप्लेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो बॉन्ड बनाते समय, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, आफ्टर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसका माना जाएगा, आफ्टर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसी का माना जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका माना जाएगा, Cl का माना जाएगा आफ्टर बॉन्डिंग। तो अब आप देखिए कि आफ्टर बॉन्डिंग अगर हम देखें तो H एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है,
तो पहले कितना था वैलेंस सेल में, कितना था पहले, पहले 1 था। आफ्टर बॉन्डिंग कितना बचा, 0, तो ये कितना हो जाएगा +1। ऐसे ही यहां पर है कि वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था 7 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, तो 7 तो उसके पास पहले थे, एक उसने H का एटम का भी ले लिया, तो यहां पे 8 हो जाएगा ऐसे करके, तो ये हो जाएगा -1। ऐसा हो सकता है, आ रहा बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से जो है ना वो जा सकता है ऐसे करके, ये रहेगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो गया। वैसे ही अगर हम लोग इस पे काम करें, जैसे ये है हमारा SCN है, ये भी लगभग सभी के किताब, सभी के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। तो SCN में क्या होगा, ये सिचुएशन है, ठीक है। SCN में, तो SCN में अगर देखें तो इस तरीके का ये है, ओके। अब कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, ऑब्वियसली बात है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, H एटम से ज्यादा होगा, तो ये इधर जाएगा, है ना। यहां पे नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, ये इधर चला जाएगा आफ्टर बॉन्डिंग, ठीक है, आफ्टर बॉन्डिंग इधर जाएगा। अभी H एटम जो है ना, H एटम के पास 1 था, अभी 0 बचा, तो कितना हो जाएगा बोलो, +1 हो जाएगा। कार्बन के पास कितना था, कार्बन के पास 4 था वैलेंस सेल में, है ना, कार्बन के पास 4 था वैलेंस सेल में, ओके। लेकिन आफ्टर कितना बचा, ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा और ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा, -2 कर लो, कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। बिफोर बॉन्डिंग कितने थे, बिफोर बॉन्डिंग थे 5 इसके पास, अब कितने हो गए, ये ट्रिपल बॉन्ड के तो 6 और 2 लोन पेयर वाले 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, तो कितना बचेगा बोलो, -3 बचेगा। इस तरीके से इसका +2 आएगा, इसका -3 आएगा। तो इस तरीके से आप हर एक एटम का क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, है ना। इस तरीके से रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज वही आएगा, फॉर्मल चार्ज ही को बाद में ऑक्सीडेशन नंबर बना लिया गया है ना, फॉर्मल चार्ज को ही बाद में क्या बना लिया गया है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो बना लिया गया है ना, फॉर्मल चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर बना लिया गया है, समझे। इस तरीके से रहेगा, इसी के फॉर्मल चार्ज का जैसा ही है, उसी जैसा ही फॉर्मूला है ना, उसी जैसा रहता है, ठीक है, देख लेना, आ जाए इसी से आता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग से आप जो है ना वो काम कर लोगे, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस से हेल्प लेना, बिल्कुल उसी से काम करना है ना, इस तरीके से। गाइडलाइन ये है बेसिकली, यहाँ पे गाइडलाइन जो है ना वो ये कुछ नहीं है, ये मेथड है, आप तो इसको हटा दो, अगर मैंने कुछ नहीं, मैंने ये कहा है कि आपको इस तरीके से काम कर लेना है ना। केस 1 जो है ना वो आपको इस तरीके से काम करना है ना, इस तरीके से काम करना है, ये रहेगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव H से ज्यादा की कैसे हुई, कार्बन की तो वैसे ही ज्यादा होती है, H एटम का लोएस्ट होता है नॉन मेटल्स में, और यहाँ पे कार्बन जो है ना sp हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे कार्बन जो है ना वो sp हाइब्रिडाइज है, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक पहुंच जाती है ना, अच्छी खासी पहुंच जाती है, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव शायद sp3 हाइब्रिडाइज, आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाते होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन भी sp हाइब्रिडाइज है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 है ना, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मल चार्ज 0 है, क्यों फॉर्मल चार्ज 0 क्यों बता रहे हैं, कार्बन का फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज कुछ भी नहीं था, एक इमेजनरी चार्ज माना गया था ना, फॉर्मल चार्ज जो था वो कुछ नहीं था, एक इमेजनरी चार्ज माना गया था, और बाद में ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर को भी कुछ इस तरीके से ही रखा है, ठीक है, उसको वैसे ही रखा हुआ है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसके लिए नेक्स्ट केस 2 पे आ जाते हैं ना, केस 2 पे आते हैं, ये ज्यादा वैसा है, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना।
केस 2 जो है ना वो क्या है, केस 2 में व्हेन सेम एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, है ना, व्हेन सेम एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, है ना, जब सेम एटम जो है ना वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी सेम एटम तो मैंने कर दिया, डिफरेंट एटम की बात हो रही है, व्हेन डिफरेंट एटम फॉर्म बॉन्ड, सॉरी व्हेन नहीं सेम एटम ही तो था, सॉरी, व्हेन सेम एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, है ना, ये हो जाएगा। तो सेम एटम जब बॉन्ड बनाते हैं, अभी रुक जाओ, है ना, अभी बाद में बात करते हैं, पहले इस पे काम करो। व्हेन सेम एटम फॉर्म बॉन्ड्स, जब सेम एटम बॉन्ड क्या करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, तो क्या होगा, देखो दो सिचुएशन आ सकती है इसमें, केस में दो सिचुएशन आ सकती हैं। When they have same hybridization or when they have different hybridization, ठीक है, when they have same hybridization और when they have different hybridization, है ना, दोनों केसेस पढ़ लेते हैं। तो सेम हाइब्रिडाइजेशन मान लो जो ए और ए आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ओके, अब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपने मान लो sp3 कर लिया और इसका भी sp3 मिला आपको, तो दोनों के पास 25% क्या होगा, 25% s करेक्टर होगा, और इसके पास भी क्या होगा, 25% s करेक्टर होगा। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडिफाई नहीं होगी, और ऐसे केस में क्या होगा, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ऐसे केस में कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं उठाता है, ठीक है, इस तरीके से है ना। उसके बाद अगर हम यहां पे करें, जैसे इस वाले केस में ये रहेगा, है ना, इस वाले केस में ऐसा रहता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो मान लो एक का sp2 है और एक का sp3 है, तो यहां पे 33.33% क्या होगा, s करेक्टर होगा, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर 25% s करेक्टर होगा, इस तरीके से। तो जहां पे परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और इसीलिए क्या होगा, है ना, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि उसके पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा। तो इनमें से क्या होगा, sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो माना जाएगा आफ्टर बॉन्डिंग वो इसका माना जाएगा। तो यहां पे ये दोनों चीजें आपको देखकर रखना होगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज और इसमें कुछ भी नहीं, फॉर्मल चार्ज का ही एक्सटेंशन जो है ना, पहले फॉर्मल चार्ज आया था बॉन्डिंग के अंदर, उसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो क्या है, वो ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना। फॉर्मल चार्ज का मतलब, एक तो फॉर्मल का मतलब आभासी चार्ज ही होता है, इमेजनरी चार्ज होता है, ठीक है। तो इमेजनरी चार्ज की बात हो रही है, और ये इमेजनरी ही है, जैसे आप ऐसे समझते हो ना, मान लो KMnO4 है, तो KMnO4 में यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमने Mn से 7 इलेक्ट्रॉन हटा दिए हैं, हमने Mn से 7 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग के दौरान 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हटाने पर ही क्या हो जाता है, इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फर्दर इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल होता है। सो इट्स अ इमेजनरी चार्ज, है ना, इट्स अ फॉर्मल चार्ज ऑल्सो, दोनों चीजें ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसा है। तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, है ना, यहां पे नोट कर लो, तो मैं इसके एग्जाम्पल आपको कराता हूं। नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर ही आया, मैं खुद ही केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर ही था। फॉर्मल चार्ज जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, वहीं से ये हटा दो, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, सबसे पहले वही इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना।
ये जो आएगा इसमें इस तरीके से था, ये जैसे ओजोन वाला था ऐसे करके यूं था, है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें क्या था कि ये इस तरीके से एरो वाला कोई मानना को तैयार नहीं था, तो उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां भेज दो ऐसे करके, इस यही वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां -1 कर देना, यहां +1 कर देना, ये फॉर्मल चार्ज बोल दिए थे। बाद में ये फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज में कन्वर्ट हो गए, इनको अपन ने डीलोकलाइज करा के रेजोनेंस करा दिया था, और फिर क्या हो गया, फिर हमने इनसे बॉन्ड लेंथ को क्या कर लिया था, इक्वल कर लिया था, है ना, तो वो मॉडिफाइड होता चला गया था बाद में, है ना, इस तरीके से रहेगा। ओके, लगभग एक ही जैसी चीजें हैं, है ना, कहीं पे फॉर्मल चार्ज है, कहीं पे इमेजनरी है, कहीं इमेजनरी वाला रियल भी बन जाता है, कुछ जगह पे इमेजनरी जो है वो रियल चार्ज भी हो जाता है ना, उस तरीके से। सर परसेंटेज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, हाँ, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही पढ़ाया गया आपको। परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसलिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका माना जाएगा, सही पढ़ाया गया आपको, है ना। एस करेक्टर से क्यों देखते हैं, एस करेक्टर से इसलिए देखते हैं कि जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, हम ऐसे बनाते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस और पी दोनों के करेक्टर होते हैं। एस कहता है कि मैं स्फेरिकल हूं और पी कहता है कि मैं डंबल हूं, ऐसे। अब एस का जो करेक्टर है अगर ज्यादा बढ़ेगा तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होने की कोशिश करेगी, तो स्फेरिकल होने की कोशिश करेगी तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो सबसे कम आता है स्फेरिकल सिचुएशन में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एटम में ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये कहा जाता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, बॉन्डेड एटम, है ना, टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ एटम तो है, लेकिन एटम के पास ऐसी कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकती है, वो कौन सी चीज है, न्यूक्लियस है ना, वो बिल्कुल सही न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी तो मैटर करेगा, तो जैसा जैसा आपका ऑर्बिटल स्फेरिकल की तरफ मुड़ेगा, स्फेरिकल ज्यादा होता जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होता जाएगा, और न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो परसेंटेज एस करेक्टर होगा, जो परसेंटेज एस करेक्टर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया है ना, ठीक है, अब ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो ऐसे ही करते हैं, तो ऑर्बिटल स्फेरिकल होती जाती है, ऐसा कुछ है, डन। अब आगे बढ़ो, चलो इसके एग्जाम्पल करो फटाफट, है ना। तो एग्जाम्पल मैं जो कराता हूं उसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल कराते हैं, सबसे फेमस एग्जाम्पल है हमारा यही वाला Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट वाला, है ना, Na2S2O3। इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो स्ट्रक्चर O- आयन ऐसे आएगा, और ये सल्फर आएगा ऐसे, सल्फर आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, यहाँ पे O एटम आ जाएगा। अपने को दोनों सल्फर एटम की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है ना, दोनों सल्फर एटम की अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो दोनों सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएगी देख लो, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, फिर बाकी आप करिएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सबके ऑट पूरे कर लो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी ऐसे दिखा दो, जो बॉन्डिंग दिखा सकते हो, जितना जितना जरूरत, पूरा नहीं दिखाना, जितना जरूरत है उतना तो दिखा दो, इतना का ही जरूरत है ना। अभी क्या करो, सल्फर और ऑक्सीजन ये डिफरेंट है, डिफरेंट वाले में सबसे आसान होता है, सल्फर ऑक्सीजन डिफरेंट है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सल्फर ऑक्सीजन में, ओ एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन ओ के माने जाएंगे, बॉन्डिंग के बाद ओ का माना जाएगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ओ का माना जाएगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ओ का माना जाएगा। तो डिफरेंट तो बिल्कुल अच्छा है, डिफरेंट में तो कोई समस्या नहीं, फटाफट आंसर आएगा, डिफरेंट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यहां पर है, ये सल्फर है और ये सल्फर है, ये दोनों सेम बॉन्ड है, सेम एटम के बीच बॉन्ड है, सेम एटम के बीच बॉन्ड होगा तो ये कंसेप्ट लगेगा, यू हैव टू सी हाइब्रिडाइजेशन, आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, मुझे सेंट्रल सल्फर एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सेंट्रल सल्फर एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सेंट्रल सल्फर एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ,
लो sp3d2 तक लोग बता रहे हैं यार, ज्यादातर लोगों का, लेकिन आंसर कुछ का sp भी ज्यादातर लोगों का आंसर सही आ रहा है। इस सेंट्रल सल्फर एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो sp3 है। सेंट्रल सल्फर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। टर्मिनल वाले का बताओ, टर्मिनल वाले का, इसका बताओ, टर्मिनल वाले का। sp2 है, इसका sp2 आएगा, इसका sp2 आ जाएगा। ठीक है, अब रुक जाओ, है ना, टर्मिनल वाले का sp2 आ जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। ठीक है, चलो एक चीज और बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इन दोनों में, टर्मिनल वाला सेंट्रल वाला? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? टर्मिनल वाला। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके माने जाएंगे, देख लो, ये इलेक्ट्रॉन इसके माने जाएंगे। ओके, अब ये बताओ, अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकाल रहा हूं किसका? सेंट्रल वाले का, सेंट्रल सल्फर एटम का निकाल रहा हूं, है ना, सेंट्रल सल्फर एटम का। ओके, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे सल्फर के। आफ्टर बॉन्डिंग कितने बचे हैं? आफ्टर बॉन्डिंग कितने बचे हैं? 0 बचे हैं। आफ्टर बॉन्डिंग 0 बचे हैं, ये +6 आ गई। आफ्टर बॉन्डिंग 0 बचे, ये +6 आ गई। ठीक है, अब आ जाओ इस पर, टर्मिनल वाले पर। अब आप आ जाओ टर्मिनल वाले पर, है ना, ये हटा रहा हूं मैं ना, ये सब हटा दे रहा हूं। टर्मिनल वाले को देखो, तो टर्मिनल वाले को अगर आप ये जो आपका टर्मिनल एस एटम है, इस पर काम कर लेते हैं। पहले कितने थे? 6। अभी कितने हैं इसके पास? 8, है ना। अभी कितने? 8। देख लो आप, 2 2 4 2 6 और 2 8, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के 4 इसके पास पहले से थे, तो इसका -2 आएगा, तो इसका -2 आ जाएगा। अब आप इसका एवरेज निकालो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज निकालो। तो कितने सल्फर एटम थे स्ट्रक्चर में? 2, है ना। तो एक का 6 आया, एक का -2 आया, डिवाइड बाई 2, दैट बिकम +2। ऐसे एवरेज निकलेगा, ऐसे एवरेज निकलेगा। ओके, अब यहां वापस आओ। जब आप x मान के काम किया करते थे, अगर मैं आपको ये नहीं पढ़ाता और कहता सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, यहां पे ये नहीं बताता और बोलता सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, है ना, है ना। ठीक है, तो वो आप यहां लगाओगे, यहां पे क्या, सोडियम पे कितना आया? 2, एक सोडियम का 1, 2 का 2। अब आप क्या करते हैं, आप करते हैं सल्फर का x मानते हो और 2 सल्फर का आप 2x कर देते हो, करते हो, हाँ, सल्फर का आप x मानते हो और 2 सल्फर एटम का 2x कर देते हो। तो जब आप 1 का x मानकर 2 का 2x कर देते हो, इसका मतलब ये आप ये मान रहे हो कि दोनों सल्फर का इक्वल है। मेरी बात समझना ध्यान से, मेरी बात समझना ध्यान से। अगर आप एक सल्फर एटम का x बोल रहे हो तो 2 का 2x बोल रहे हो, इसका मतलब दोनों सल्फर एटम का इक्वल मान के चल रहे हो। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अभी लिखो कुछ मत, है ना, अभी लिखो कुछ मत, अभी सुनो पहले। तो यहां पर क्या होगा, इसके बाद 1 का x तो 2 का 2x मान रहा है, फिर क्या करोगे, 2 × 3 करोगे, ऐसे ऑक्सीजन का -2 मानोगे, इक्वल टू 0 करोगे और यहां से लाओगे तो x = +2 आएगा। ये पता x = जो +2 आया कौन सा आया? ये जो आप निकालते हैं ना इस तरीके से, इस x वगैरह मान के, ये आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालते हैं। क्या कैलकुलेट करते हो? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। आप मानते हैं कि ऑन एन एवरेज दोनों पे इक्वल है ना। यहां पे जो आपने एवरेज निकाला है वो क्या है, जैसे हमारी क्लास में केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उन सभी के मार्क्स को जोड़कर नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो एवरेज निकलेगा, उस एवरेज का क्या मीनिंग है? उस एवरेज का मीनिंग है कि हर एक स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये जो एवरेज जो ये लिखा है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? ये जो +2 लिखा हुआ है, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि ऑन एन एवरेज ईच सल्फर एटम है +2 चार्ज। इसका जो फिजिकल मीनिंग है ना। ठीक है, ये +2 है, ऑन एन एवरेज +2 जो आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज दोनों पे +2 चार्ज है, जो यहां से निकल के भी आ रहा है कि हमने कहा कि ऑन एन एवरेज दोनों का x मान लिया,
एक का x, उन्होंने एवरेज एक पे x मान लिया, दो के 2x मान लिया, तो ये इस वाले मेथड से आप एवरेज निकालते हो। ये बात अलग है कि जो काम का सबसे ज्यादा है वो एवरेज ही है, जो काम का सबसे ज्यादा है वो एवरेज वाला ही है, ज्यादा यूज एवरेज वाले का ही होता है, जब तक कि आपसे कहीं आप फंस ना जाओ या कहीं आपसे इंडिविजुअल ऑक्सीजन नंबर ना पूछा जाए। सो आई थिंक ये कंसेप्ट है पूरा ऑक्सीजन नंबर का। यहां तक आपको क्लियर है तो बताओ पहले, ये कंप्लीट है सबका, है ना? यस, SCR है ना, ठीक है, गुड। कुछ ने क्या बोला है अभी, एक मिनट रुकना। एवरेज के लिए एक्स वाला इजीली निकल जाएगा, बिल्कुल हाँ, एवरेज के लिए एक्स वाले से बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल। जब आपसे एवरेज पूछा जाए तो एक्स वाला मेथड ही जो है ना आपको यूज करना है, यही वाला, बल्कि यही यूज करना है जब तक कि आपसे इंडिविजुअल ना पूछा जाए। जब तक कि आपसे इंडिविजुअल अलग अलग ना पूछा जाए, है ना, तब तक जो है ना, तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप इसी से काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप, ये जो ऑक्सीजन है ये इसके पास नेगेटिव ऑलरेडी है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो ले चुका है, एक एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का उठा रहा है, अपने आप -2 पे चला जाएगा, अपने आप ही -2 पे चला जाएगा। राइट साइड वाला ऑक्सीडेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा? अब हाइब्रिडाइजेशन भी तो नहीं बताऊंगा यार, अब तो तुम लोग, ये तो गलत बात है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स में भी वैलिड रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स में भी वैलिड रहेगा, है ना, ये कॉम्प्लेक्स में भी अभी बताऊंगा कैसे यूज करते हैं, वहां पे भी बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो, ये नोट हो गया ना सबका? ओके, कंबो नेक्स्ट। अब मैं आपको अभी बताते हैं ना, बताते हैं, Fe3O4 का केस भी ले लेंगे। पहले इसको पढ़ो, Na2S4O6 है ना, सोडियम टेट्राथायोनेट है ना, सोडियम टेट्राथायोनेट कहलाता है, थायोनिक एसिड सीरीज का मेंबर है। तो इसको कैसे बनाओगे, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, Na+O-, यहां पे इस तरीके से ये हो जाएगा। आपको ऑल सल्फर और जितने भी 4 सल्फर एटम है सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देना है, चलो करो। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल 4 सल्फर एटम। इस समय 4 सल्फर एटम आपके सामने है, इन सभी का क्या करोगे, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दोगे। चैनल का क्या नाम है? चैनल का अभी पता नहीं है, केमिका केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से है। यस, ऑल सल्फर और sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही है। हाँ, जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स हैं उनको आपको याद होना चाहिए, है ना, कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स आपको याद नहीं हुए तो समस्या हो जाएगी। कौन कह रहा है यूट्यूब चैनल के बारे में? जिनको यूट्यूब चैनल का नहीं पता है, मैंने ये एवरीवन पे डाल दिया है लिंक, सब्सक्राइब कर लेना, है ना। जिनको यूट्यूब के बारे में नहीं पता था, मैंने डाल दिया एवरीवन पे, देख लो, है ना।
हो गया आंसर, मेरे ख्याल से सबने कर लिया है अब, है ना? सबने कर लिया। मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, ठीक है? चलो देखो भाई, सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम करोगे, नहीं आप एक्सेप्शन नहीं है, आप चिंता मत करो, कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, एक्सेप्शन मत करो। तो एक तो जितने भी सल्फर एटम है सबसे पहले आप उनके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट जब हो जाए आपके, तो आप क्या करोगे, आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा। तो फिलहाल सभी का हाइब्रिडाइजेशन जो है ना sp3 है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज सल्फर है, बीच वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है। मैं मान के चलता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना सबको आता है। अब यहां पे देखोगे तो ये ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, क्योंकि ओ एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन ये भी सल्फर बॉन्ड है, ये भी सल्फर बॉन्ड है, तो दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है, और दोनों sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण क्या होगा कि यहां पर क्या होगा, इस तरीके से एक एक जो है ना वो इलेक्ट्रॉन दोनों अपना अपना बांटेंगे, क्योंकि दोनों के पास परसेंटेज एस फैक्टर क्या है, सेम है ना, दोनों इक्वल हाइब्रिडाइजेशन है। वैसे ही यहां पर भी आधा आधा बांटेंगे, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, यहां पर भी कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ऐसे वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। बात समझ आ रही है? तो आपने देखा कि ये वाले सल्फर के पास केवल ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बाकी तो सब इसके उठा ले गए ऑक्सीजन। ये जो मैंने किया, इसके पास एक ही बचा हुआ है। तो बॉन्डिंग से पहले इसके पास वैलेंस शेल में थे 6, अब इसके पास एक बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, +5। इसके देखोगे तो 6 पहले भी थे, अभी भी 2 4 तो लोन पेयर से आ गए, और ये 5 6 इसने किसी को नहीं दिया, इसके पास 0 ही आएगा। इसका बात करें तो 6 - 6 इसके पास भी 0 ही आ रहा है ना? ये वाला सल्फर का बॉन्डिंग एनवायरनमेंट एकदम आइडेंटिकल है, इसीलिए इसके पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां बच गया है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे 6 - 1 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ऐसे आएगा। तो 5005 आएगा। काफी लोगों का सही भी था, बहुत सारे लोगों का सही था, है ना? बहुत सारे, मतलब लगभग सभी ने ही सही किया था, एक आध किसी गलत आया हो। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो क्या आएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा 5005/4, दैट बिकम 10/4, दैट बिकम 2.5। ओके, अगर हम वैसे निकालते x वाले मेथड से तो लिखते 2 + 4x - 2 × 6 = 0। तो भी यहां पे x बराबर क्या आता, 10/4 आता, अभी भी 2.5 आता। तो ये एवरेज का कैलकुलेशन हो गया है, इस तरीके से भी, है ना? तो दोनों तरीके से आपको काम करने आना चाहिए, है ना? दोनों तरीके से आपको काम करना आना चाहिए ना। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज डिफरेंट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज डिफरेंट होता है। चार्ज तो रियल, जैसे ये देख रहे हो ना, Na+ देख रहे हो ना, ये इसका क्या है, चार्ज है ना? लेकिन इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर भी है, लेकिन ऑक्सीजन पे अभी ये तुम चार्ज देखोगे तो -1 दिख रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर लेकिन -2 है। ये जो ऑक्सीजन एटम है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना? तो ऑक्सीजन एटम में चार्ज -1 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -2 आएगा। तो चार्ज और वो दोनों अलग होगा, है ना? ठीक है, ओके। बस रुको रुको, बहुत सारा लिख दिया, पढ़ दें तो दो ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, ये तो नोट कर लिया आपने, है ना? अब जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूं C6H12O6, है ना? ये है, ये सबको पता है किसका 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 स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना?
इसमें मुझे आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो, आप एवरेज बता दीजिए, क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए कार्बन का ग्लूकोज में C12H22O11 में, है ना, ठीक है। तो आप कैसे निकालें कार्बन का, आपने क्या किया कि सर यहाँ पे मैं 6x मान रहा हूं, ये 12 मान रहा हूं, यहाँ पे 2 × 6 मान रहा हूं, तो इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, x इक्वल टू 0 आ जाता है। लेकिन आप ये जानकर सरप्राइज हो गए कि यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं 6 के 6, सबका 0 नहीं आता है ना, सबका 0 नहीं आता है, सबका 0 नहीं आएगा, है ना। तो अब आप देखो कि आप मुझे कैलकुलेट करके दो, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल 6 कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि ये 0 कैसे आ रहा है, ये सभी का 0 नहीं है ना, ठीक है, कुछ का पॉजिटिव हो सकता है, कुछ का नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल सही। अब किसका कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है उस पर हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लो CH2OH करके, यहाँ पे मुझे डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज केवल ऑप्टिकली जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे बॉन्डिंग में जो है ना, जिसको जो बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा होगा वही जुड़ा रहेगा। तो डी और एल का प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसा भी बना दो, डी और एल का प्रॉब्लम नहीं है ना, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज का, तो एल्डिहाइड है ये, तो ये CHO बना लो, और उसके बाद आएगा CH2OH, यहाँ पे OH बना लो, ये हो जाएगा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपका बन गया, है ना, ये बन गया, ओके। जितना टोटल पॉजिटिव में होगा उतना टोटल नेगेटिव में होगा, हाँ ये आइडिया तो आपने बिल्कुल सही लगा लिया, लेकिन कितना पॉजिटिव होगा कितना नेगेटिव होगा उसको देख लेते हैं, है ना। ओके चलिए, तो ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, और इसमें बना लो। तो ये कौन उठा ले जाएगा, ये वाला तो ये उठा ले जाएगा, है ना, इसमें इसके पास आएगा कार्बन के पास, और इन दोनों का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला कार्बन कितना हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो sp2 वाले को इलेक्ट्रॉन दे देना, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। बाकी इसमें क्या होगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन तो O के पास चले जाएंगे, ये वाले H के पास चले जाएंगे, ये sp3 हाइब्रिडाइज है सारे, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये H के पास जाएगा, ये आधा ये H के पास चला जाएगा, ये O के पास चला जाएगा, ये आधा आधा हो जाएगा, ये H के पास जाएगा, ये O के पास जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ये H के पास कार्बन के पास जाएगा, ये आधा आधा हो गया, ये O के पास चला जाएगा, ये H का इसके पास जाएगा, यहाँ पे दोनों H का इसके पास जाएगा, और ये O के पास चला जाएगा, ऐसे करके देख लो, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी ये वाला जो कार्बन एटम है ना, ये वाला कार्बन एटम, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो H के साइड से आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साइड से आ गए, तो ये वाला जो कार्बन है वो 4-4 करके 0 पे बैठा हुआ है, ठीक है। नाउ ओके, नाउ इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसके अगर बात करें तो इसके पास कितने बचे हैं, 2 तो ये H एटम वाले आ गए और एक इसके पास है, तो ये वाला 4-3 करके +1 पे है ये वाला। बाकी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, इसके पास 4-4 करके 0 पर ही है, ये वाला भी 4-4 करके 0 पर ही है, ये वाला भी 4-4 करके 0 पर ही है, ठीक है, इस तरीके से।
और इसकी बात करें तो यहां पे क्या होगा, लास्ट वाले कार्बन पे ये जो होगा इस तरीके से, तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 4 - 5 = -1 होगा। इस तरीके से 2 कार्बन ऐसे हैं जिन पे क्या है, एक पे +1 है और एक पे +1 है और एक पे -1 है, बाकी सब पे 0 है। ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि जो एल्डिहाइड वाला, ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है उसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, या ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम का जो है ना पॉजिटिव चार्ज है, कितने पे नेगेटिव चार्ज है, कितने पे 0 चार्ज है। ऐसे करके क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं ग्लूकोज के। तो ये सब चीजें जो है ना ये आप कर सकते हो, है ना, ऐसा कुछ है। तो ये मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन नंबर वाला पॉइंट जो है ना वो आपको क्लियर हो चुका है ना। ऑक्सीडेशन नंबर वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, किस तरीके से बनेगा ये सब कुछ। और एवरेज निकालोगे तो अपने आप ही 0 आ जाएगा, एवरेज निकालोगे तो अपने आप ही 0 आएगा और ये अपने आप ही आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये आपने काम कर लिया है, ठीक है, गुड। हाँ, ये ग्लूकोज देख लेना, OH आयन की साइड से जो है ना वो देख लेना, L और D ग्लूकोज कुछ देखा जाता है उसके हिसाब से देख लेना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें अब हम लोग आगे डिस्कशन कर लेते हैं, अपने टॉपिक को आगे ले जाते हैं थोड़ा सा। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप बेंजोइक एसिड लिख लेना और बेंजोइक एसिड के हर एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लाना, है ना। आपको होमवर्क है, बेंजोइक एसिड लिख लेना, इसके हर एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लाना, ठीक है, जितने भी कार्बन एटम है बेंजोइक एसिड में, है ना, ठीक है। तो इसमें इसका आपको हर एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लाना है, ठीक है, ये कर लीजिएगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की। हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई, हमने क्या लिखा था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, ये लिखा था ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ये लिखा है आफ्टर बॉन्डिंग, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग की लोएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग की लोएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। तो बस 0 से आपको वैलेंस का मिल जाएगा, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या हो जाएंगे, वही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। लेकिन इट इज नॉट वैलिड फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट, है ना। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे आपने नाइट्रोजन के लिए बोला तो नाइट्रोजन का, या ऑक्सीजन के लिए बोला तो ऑक्सीजन के लिए स्पेसिफिक, नाइट्रोजन में तो फिर भी लग जाता है, थोड़ा कहीं कहीं दिक्कत आती है। जैसे आप समझो F एटम है, तो F एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो अब आप सोचो उसके 7 तक पहुंच जाएगा तो नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है उसके केस में। तो थोड़े से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है थोड़ा देख के काम करना पड़ता है, बट इन जनरल अगर हम देखें तो थर्ड पीरियड के बाद तो आपका बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे सल्फर है, सल्फर +6 तक जाएगा, फास्फोरस +5 तक जाएगा, क्लोरीन एटम +7 तक जाएगा। तो इस तरीके से आप वैलेंस शेल से आइडिया लगा सकते हो। थोड़ा सा बॉन्डिंग का भी आइडिया रखिएगा तो आपको अपने आप ही बन जाएगा, है ना, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग वाला पार्ट है। नंबर ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना हाईएस्ट कितना हो सकता है ना, हाईएस्ट कितना हो सकता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग में हाईएस्ट कितना, 8 आ सकता है। तो बस ठीक है, तो वैलेंस शेल से क्या करना, वैलेंस शेल से जो है ना वो क्या कर लेना, आप निकाल लेना, और माइनस करते हैं तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाती है ना। वैलेंस शेल से जब माइनस करते हैं तो लोएस्ट 8 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, है ना। तो हाईएस्ट यही निकालना पड़ता है इस तरीके से। तो यही एक तरीका है। बाकी मैं ये मतलब थोड़ा सा ये है कि भाई जनरलाइज रूल नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं, बाकी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगा, है ना। कंपाउंड टू कंपाउंड चीजें वेरी करने लगती, थोड़ा सा
एलिमेंट अलग अलग में थोड़ा वेरी कर जाता है। तो थोड़ा सा बॉन्डिंग वाला देख लेना और बाकी ये आइडिया रखना, ये जो फॉर्मूला इसका आइडिया लगना, इससे हाईएस्ट लोएस्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे रहेगा, है ना। ओके, मैक्सिमम वाले में यही था कि नंबर ऑफ वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही एक तरह से क्या बन जाते हैं, वही एक तरह से क्या बन जाते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बन जाते हैं किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि वो उतने ही बॉन्ड बना सकता है, मैक्स टू मैक्स उतना ही बॉन्ड बना सकता है ना। तो वही उसकी वैलेंसी बन जाती है, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बन जाती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, और वो है हम लोग इस टॉपिक में, और वो है वैलेंसी फैक्टर का कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर तो कंप्लीट कर दिया मैंने, और कुछ एलिमेंट वगैरह का आप निकाल सकते हो ऐसे करके। जैसे यहां पर होता है, जैसे C3O2 है, तो C3O2 में आप कार्बन का निकाल सकते हैं सभी का। वैसे तो आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू कितना आएगा 4/3। तो ये कहलाता है, ये जो कहलाता है C3O2 का हेडिंग लिख लेना पहले, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। आई थिंक ये हेडिंग एनसीईआरटी में भी होनी चाहिए, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे 4/3 आ रहा है, अभी इससे पहले 2.5 आया था। ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों का आइडिया इसी से लग जाएगा, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों का आइडिया इसी फॉर्मूले से लग जाएगा आपको, है ना। हाईएस्ट और लोएस्ट का आइडिया इसी फॉर्मूले से लग जाएगा, आप बना सकते हो हाईएस्ट और लोएस्ट का आंसर आराम से बना सकते हो। जैसे नाइट्रोजन फैमिली है, तो नाइट्रोजन फैमिली में लोएस्ट कितना होता है -3, ऑक्सीजन फैमिली कितना होता है -2, तो 6 - 8 कितना हो गया -2, और आपका हेलोजन फैमिली का लोएस्ट कितना होता है -1, तो 7 - 8 कितना हो गया -1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो हाईएस्ट और लोएस्ट का। ठीक है, ये रहेगा। नहीं, अभी वैलेंसी फैक्टर वाली नहीं है, अभी ये लिखो, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, अभी ये लिख लो, इसको समझा देता हूं एक बार, है ना। ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसी एलिमेंट के ऊपर में 4/3 चार्ज आया हुआ है। यहाँ पे रियलिटी ये है कि सबके पास इंटीजर वैल्यू वाला चार्ज आएगा, प्लस और पूरा पूरा होल नंबर पे चार्ज आएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जब आप एवरेज निकालते हो तो वो फ्रैक्शन में आ जाता है। फ्रैक्शन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पर सब पर चार्ज जो है ना वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ये यही पैराडॉक्स है ना, यही पैराडॉक्स को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी इसमें क्या किया आपने, आपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा और सभी ने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला होगा। सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रहा है ना, सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपको sp निकल के आ रहा होगा। ओके, तो ये तो इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, डन। अब इसमें क्या होगा, इसमें आधा आधा जाएगा ऐसे करके यूं, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, तो 4 में से 2 चले गए, कितना आ गया, +2 आ गया। इसका 4 में से 4 जाएगा, 0 ही आएगा। इसका 4 में से 2 जाएगा, +2 आएगा। अब आप जब एवरेज निकालोगे तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल के आती है ना, ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल के आती है वो बेसिकली क्या आती है, वो +2 0 0 +2 आती है, डिवाइड बाई 3, सॉरी, तो ये 4/3 आता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रही होती है ना, इसका मतलब ये होगा कि वो एवरेज फ्रैक्शन में आता है, अलग अलग कभी फ्रैक्शन में नहीं आता। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है। हाँ, आपको स्ट्रक्चर सबका मालूम होना चाहिए, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर तो आपको सबका मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, पैराडॉक्स मतलब रहस्य होता है ना, पैराडॉक्स मतलब रहस्य होगा। ठीक है, NOCl का बता देता हूं, NOCl का जो है ना, ठीक है, क्या रहेगा,
NOCl का कर लो या HOCl का कर लो, ऐसे करके। ये रहेगा, है ना, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो ये इसके पास जाना चाहिए, ये इसके पास जाना चाहिए, ऐसे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे H एटम पे क्या होगा, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा 6 माइनस 2, सॉरी 6 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यही तो होते हैं इसमें। नहीं, परऑक्साइड नहीं बोल रहा हूं भाई, परऑक्साइड पैराडॉक्स जो है ना, पैराडॉक्स का मतलब रहस्य है। परऑक्साइड अलग होता है ना, परऑक्साइड अलग होता है। वो परऑक्साइड है जो आप बोल रहे हैं, वो परऑक्साइड था, Na2O2 H2O2, वो परऑक्साइड है, कंपाउंड है ना। ये तो पैराडॉक्स है। ओके, स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो फिर छोड़ देना क्वेश्चन को, फिर नहीं कर पाओगे आप, है ना। स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इंडिविजुअल ऑक्सीजन नंबर का नहीं कर पाएंगे, एवरेज का आप कर लेंगे, है ना। एवरेज का आप कर लोगे, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन तो आप तभी कर पाओगे जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा। एवरेज का तो आप बिना स्ट्रक्चर के भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग करो आप लोग। वो है, आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर, या इसको कभी कभी लोग एन फैक्टर भी कहते हैं कुछ लोग, है ना। वैलेंसी फैक्टर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी बता दूं कि ये जो टॉपिक आपका था रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये पूरा का पूरा एक्वस मीडियम में हो रहा है ना। जैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक था ना, वो पूरा का पूरा एक्वस मीडियम में था, है ना। ओके, मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया होगा, हो सकता है आपको पढ़ाया हो किसी ने। तो वैलेंसी फैक्टर का जो कैलकुलेशन है, ये पूरा का पूरा हम लोग एक्वस मीडियम में परफॉर्म कर रहे हैं। अगर एक्वस मीडियम नहीं होगा तो ये वैलेंसी फैक्टर का सेक्शन ही नहीं होगा। मतलब ये जो कुछ भी यहां से चलेगा, पहले आप कंफर्म कर लेना पानी है या नहीं है ना। पानी नहीं है तो ये नहीं है ना, ठीक है। तो एक्वस मीडियम का, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, ये सब टॉपिक पहले कंफर्म करो कि वाटर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर मीडियम एक्वस नहीं है, ये टॉपिक ही काम ही नहीं करेगा, है ना, ये टॉपिक का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे मीडियम जो है ना, वो किसके लिए है, हम लोग बात कर रहे हैं एक्वस मीडियम में बात कर रहे हैं। ओके, तो नाउ हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स, है ना। ब्रैकेट में लिखना नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस। नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस होनी चाहिए, है ना। टाइम हो गया क्या, चलो इसको कर लो बस, है ना। तो जैसे, तो इसमें जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो क्या बनेगा, इसमें जो वैलेंसी फैक्टर बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। कहां पर रिप्लेस होंगे, हवा में तो ही रिप्लेस होंगे। कहां पे रिप्लेस होंगे, इन वाटर, एक्वस मीडियम। पानी में डिसॉल्व करोगे तब रिप्लेस होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो HCl है, H2SO4 है, ठीक है ना, HClO4 है, H3PO4 वगैरह है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा।
तो इस तरीके से जो है ना वैलेंसी फैक्टर का कैलकुलेशन होता है ना। ओके, दूसरा है बेस के लिए ना, बेस के लिए, बेस का भी हम लोग कहाँ करते हैं, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में करते हैं। सो नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वहां पे होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, OH आयन, सॉरी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन इन वाटर। तो जैसे NaOH है, NaOH को पानी में डिजोल्व करोगे तो एक OH आयन मिलेगा, KOH है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 1, इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा बोलो 2। अब जैसे मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे H3PO3 लिखूं तो वैलेंसी फैक्टर कितना बताओगे, H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना बताओगे, 2 बताओगे, बिल्कुल सही, क्योंकि ये दो ही रिप्लेस करेगा, एक इसका H एटम रिप्लेस नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में जो है ना आपको पढ़ा देंगे। ओके, और आपका सीट डिस्कशन चल ही रहा है साथ में पैरेलल, और यहाँ पे जो रहेगा अब आप इसे नोट कर लो। मोल कंसेप्ट में एन फैक्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ा तो रहा हूँ, क्या परेशान है भाई संजय, क्यों परेशान हो। H3BO3 का क्या होगा, 0 नहीं, H3BO3 का 1 होगा, बताऊंगा आपको, ये सब बताऊंगा अभी है ना, जो आपने NaH2PO ये सब लिखा है सब बता दूंगा। रिप्लेसेबल H प्लस आयन कौन होता है, रिप्लेसेबल H प्लस आयन का मतलब वो H प्लस आयन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा वो रिप्लेसेबल H प्लस आयन होता है ना। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो जैसे CH4 है, तो CH4 में आपने कभी नहीं सुना होगा कि CH4 पानी में जाने पर, CH4 पानी में जाने पर आपको 4H प्लस आयन दे देगा, ऐसा तो आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। क्यों नहीं सुना होगा, क्योंकि CH4 में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, वो वाटर में जाके आयनाइज या रिप्लेस नहीं होता है। तो जैसे H3, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको H3PO4 का, तो ये सब मैं बता चुका हूं कई बार। तो ये रिप्लेसेबल H प्लस आयन का मतलब है जो आयनाइज होगा वाटर में, जो बेसिसिटी रिप्रेजेंट करता है, ये आयनाइज होंगे पानी में। लेकिन अगर हम H3PO3 की बात करें तो H3PO3 में एक जो H एटम है वो डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है, P से बॉन्डेड है, ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये पानी में आयनाइज नहीं होगा, CH4 जैसा है, तो ये वाटर में रिप्लेस नहीं होगा, केवल ये रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होगा, तो 2 ही रिप्लेस होंगे, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना है H3PO3 का, 2 है, ठीक है। चलो हो गया। हाँ, बेसिसिटी एसिटी वाला ही कंसेप्ट है। यस यू कैन लीव, है ना, जो लोग जा सकते हैं वो जा सकते हैं, है ना। तो अभी तो पहले सीट करेंगे फिर DPP कर लेंगे ना, जो मैं कर पा रहा हूँ उतना मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है जी, वो हो जाएगा। यस, ये कंप्लीट हो गया है ना। टेलीग्राम लिंक चाहिए, टेलीग्राम लिंक में क्या प्रॉब्लम, टेलीग्राम नहीं, लिंक नहीं है क्या किसी के पास, ये सारे स्ट्रक्चर के साथ कहीं पर लिखे नहीं, ऐसा तो नहीं है। बेरियम हाइड्रोक्साइड है लास्ट में, लास्ट में बेरियम हाइड्रोक्साइड है लास्ट में, है ना, लास्ट में बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ये लो, अभी PC चालू हो, सिलेबस खत्म करने की बात चालू हो गई। वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन ले लो आप, है ना, पूछ लो किसी से, वो कोड वगैरह बता देंगे, आप लोग कोड रेजो DS सर 90 करके कोड यूज करके ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक नहीं है, टेलीग्राम का लिंक भेज देता हूँ। बाकी लोग जिनको वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो लिंक चाहिए है वो वहां पे वेबसाइट पे जाना,
25 डेज का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको ज्वाइन करो, उसमें अपने आप हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। 25 डेज करके एक प्रोग्राम है, उसके देख लेना, वहां पे चेक करना, वहां पे हाइब्रिडेशन के पॉइंट होंगे अलग से, है ना। कल दे देता हूँ पैराडॉक्स वाले का, है ना, पैराडॉक्स वाले का कल दे दूंगा। आई पुट, ये मैंने ये कर दिया है ना। अनपेड सब्सक्रिप्शन नहीं अवेलेबल है। ठीक है, लीव करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वेबसाइट ले लो, वेबसाइट पे देख लो। यस, क्या हुआ आदित्य, बोलो। रोशन, क्या हुआ? ओम, सर मैं पूछ रहा था कि C2H2 में 2 एसिडिक एच बोलते हैं, पढ़े थे हम लोग जैसे जीओसी में, तो सर इसका वैलेंसी फैक्टर भी अपन 2 बोल सकते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं बताऊंगा, रिएक्टिंग कंडीशन में होगा, वो बहुत मुश्किल से निकलता है, पानी में डालने पे नहीं निकलेगा। अच्छा, तो ऐसे सर नहीं, वो रिएक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। C2H2 का ऐसे इतनी आसानी से भी नहीं निकलता है H+। लो हाँ सर, क्या है कि सर डीपीपी सर आप डिस्कस मत करो, लेकिन होमवर्क प्लीज दे दो सर। अच्छा, होमवर्क दे दूं? ये सर डीपीपी का होमवर्क मतलब सब में ऐसे ही करते हैं, फिजिक्स में भी जैसे कि होमवर्क दे देते हैं डीपीपी का, लेकिन डिस्कस नहीं होता। तो सर टाइम पर खत्म हो जाएगा डीपीपी सर, नहीं तो पेंडिंग है पूरा सर। हाँ, ये तो मैं दे दूंगा, होमवर्क तो देने में क्या दिक्कत है मुझे, इसमें इतने में कोई समस्या तो नहीं। मुझसे डिस्कस मत कराओ, मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ये सर डिस्कस नहीं है कराना है, मतलब होमवर्क आप टाइम पर दे। ऑनलाइन में जो है ना 50% इफिशियंसी आती है स्पीड में। यस सर, ये तो डबल जो है ना वो लगता है। फिजिकल तो फिर भी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल में आप 2 न्यूमेरिकल बढ़ा दो, 1 न्यूमेरिकल से करा दो, हो जाता है। लेकिन इनऑर्गेनिक में आप ऐसा नहीं कर सकते ना, इनऑर्गेनिक में आपको पूरा लिखना पड़ता है। सर। और सर मतलब कि आप जो नोट्स पूरा लिखा है सर, तो नोट्स सफिशिएंट है या उसके साथ एनसीईआरटी भी पूरा पढ़ना है सर? मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप वो कर लीजिए, बाकी ज्यादा करने के लिए कोई क्यों मना करेगा आपको। यस सर। ज्यादा करने के लिए क्यों पड़ेगा, है ना। अब मैं एनसीईआरटी भी अगर उठा लूंगा ना, तो फिर आप मान लो कि 6 महीने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी। यस सर। तो सर आपके नोट्स और एनसीईआरटी दोनों को पढ़ना चाहिए ना सर एक साथ? एक बार रीड मार लो, मेरे ख्याल से मतलब 90 ओनली 10% ऑफ द कंटेंट जो है ना, हो सकता है कुछ हो जाए। वैसे मेरा अंडरलाइन करके मैंने खुद पढ़ रखा है एनसीईआरटी पूरा 2 से 3 बार, तो लगभग मैं सारा कंटेंट यूज कर ही लेता हूँ। जहाँ पे एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ बता ही देता हूँ आपको कि एनसीईआरटी से है, ये एग्जाम मिलता में भी आ है सर चुका है। काफी। भाई मैंने तो क्या है कि आईआईटी के साथ साथ मेडिकल एग्जाम के बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है, तो मुझे यस तो सर। आईआईटी जेईई मेन सबका आइडिया है कि भाई किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है, अभी पिछले सालों में क्या आया है, तो यस सर। सारी चीजें बताते हैं, एनसीईआरटी भी बताता ही हूँ, है ना। ओके सर। सर तो डीपीपी कल से दे दीजिएगा सर, B1 से स्टार्ट कर ये दीजिएगा। कर सकते हैं ना, ठीक है, हो ओके जाएगा। सर, थैंक यू।